Hello everyone, myself Sushma Verma from Srin Shahdol. As we all know, due to COVID-19, we are taking online classes for the students. So, today I am going to deal with the topic post-traumatic stress disorder, which we call in short PTSD. So, we will see in detail. पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर किसको बोलते हैं? ये एक ऐसा डिसऑर्डर है जो सीवियर फॉर्म ऑफ एंजाइटी डिसऑर्डर होता है, ठीक है, जिसमें क्या होता है, पर्सन जब क्या होते हैं, जब ज़्यादा ही एंजाइटी उनमें सीवियर फॉर्म में एंजाइटी जब उनके अंदर डेवलप होता है तो वो एक ऐसे इवेंट से एक्सपोजर होते हैं जिसको हम लोग साइकोलॉजिकल ट्रॉमा बोलते हैं। नॉर्मली ट्रॉमा मतलब क्षति होना या परेशान होना पर्सन को, है ना, ट्रॉमेटिक इंजरी की वजह से या किसी भी चीज़ से, जैसे कि इसमें दिया भी है अर्थक्वेक है, फ्लड है, वार है, रेप है, सुनामी है या कोई सीरियस फिजिकल असॉल्ट के कारण भी ट्रॉमा होता है। लेकिन वैसे ही पर्सन के में क्या होता है, सीवियर एंजाइटी डिसऑर्डर होने के कारण वो क्या होता है, सीवियर साइकोलॉजिकल ट्रॉमा होता है जिसको हम लोग पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर बोलते हैं। सो द इटियोलॉजी ऑफ पीटीएसडी इज, फर्स्ट वन इज जेनेटिक में मोनोजाइगोटिक ट्विंस जो होते हैं वो मोर ससेप्टिबल होते हैं एज कंपेयर टू डाइजाइगोटिक ट्विंस। फिर न्यूरो एंडोक्रिनोलॉजिकल फैक्टर में पहला आता है लो सीक्रेशन ऑफ कॉर्टिजोल का सीक्रेशन जब लो होता है उस टाइम पे क्या बोलते हैं, सीवियर फॉर्म ऑफ एंजाइटी होने के चांसेस होते हैं। दूसरा आता है हाई सीक्रेशन ऑफ कैटेकोलामाइंस इन यूरिन, जब यूरिन में कैटेकोलामाइन का सीक्रेशन हाई हो जाता है। और जब हाइपोथैलेमिक पिट्यूटरी एड्रिनल एक्सिस क्या होते हैं, एबनॉर्मेलिटी होती है हाइपोथैलेमिक पिट्यूटरी एड्रिनल एक्सिस में, उस टाइम पे भी ये कॉज होने के चांसेस होते हैं। नेक्स्ट आता है न्यूरो एनाटॉमिकल में क्या होता है, जैसे कि डैमेज टू द प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स या हिप्पोकैम्पस, ठीक है, ये हमारा क्या है, न्यूरोलॉजिकल पार्ट है। जब प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स या हिप्पोकैम्पस में कोई डैमेज हो जाते हैं उस टाइम पे, मतलब उसके स्ट्रक्चरल कोई डैमेज होता है वहाँ पे, तब भी ये कॉज होने के चांसेस होते हैं। और नेक्स्ट है साइकोलॉजिकल फैक्टर्स, जिसमें फिजिकल, इमोशनल और कोई सेक्सुअल अब्यूज़ के कारण हो सकता है, एक्सीडेंट, ड्रग एडिक्शन, जो लॉन्ग ड्यूरेशन से ड्रग एडिक्टेड हैं, कोई लॉन्ग ड्यूरेशन से इलनेस है, कोई सेक्सुअल असॉल्ट है, जैसे किसी को एक्सपोज टू वॉर है, कोई सोल्जर्स या डिजास्टर से कोई एक्सपोजर हुआ है लॉन्ग ड्यूरेशन से, उनको एंजाइटी है तो भी उनको पीटीएसडी होने के चांसेस होते हैं। और ऐसे बच्चे जो क्या होते हैं, अपने चाइल्डहुड पीरियड में पनिश्ड हुए रहते हैं, सीवियरली पनिश्ड हुए रहते हैं अपने चाइल्डहुड पीरियड में, तो उनका एंजाइटी बढ़ते बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है, तो वो सीवियरिटी ऑफ एंजाइटी को लीड करता है, जिस कंडीशन को हम लोग पीटीएसडी बोलते हैं। तो ये सभी हैं इटियोलॉजी या कॉजेस ऑफ पीटीएसडी। नेक्स्ट वन इज साइन एंड सिम्टम्स। इटियोलॉजी मतलब कॉजेज हमने देख लिया, अब कॉजेज होने के बाद या पर्सन को पीटीएसडी होने के बाद हमको सिम्टम्स क्या क्या दिखते हैं, तो एंजाइटी, भाई डेफिनेटली एंजाइटी डिसऑर्डर है तो पर्सन एंजाइटी, नमनेस, वीकनेस, सेल्फ म्यूटिलेशन, डिप्रेशन, है ना, और हाइपर विजिलेंस रहेगा, सुसाइडल थॉट्स आएंगे उनके अंदर, नाइट मेयर्स आएंगे, रात में डरावने सपने आते रहेंगे, हेलुसिनेशन मतलब कोई भी बिना आवाज़ प्रेजेंस हुए भी उनको ऐसा लगेगा कि कोई मेरे कान में आवाज़ दे रहा है। और सब्सटेंस अब्यूज़ हो जाएगा, पर्सन को ज़्यादा एंजाइटी होने की वजह से वो क्या करेंगे, कोई ड्रग्स लेना स्टार्ट कर देंगे। इंसोम्निया हो जाएगा जिसको स्लीप डिस्टर्बेंस बोलते हैं, पैरानोइया है, ये भी स्लीप डिस्टर्बेंस का ही एक पार्ट है। और उसके बाद डिसोसिएशन है, अपना खुद का पर्सनालिटी वो क्या करेंगे, पहचान नहीं पाएंगे। ज़्यादा लॉन्ग ड्यूरेशन होने में पर्सन कई बार सुसाइडल बिहेवियर भी हो सकता है। इमोशनल नमनेस रहेगा, डिस्ट्रेस रहेगा, इरिटेबल रहेगा पर्सन। और सोशल फंक्शन, कोई भी सोशल फंक्शन होगा या कोई सोसाइटी में जाने से या लोगों के बीच में जाने से उनको क्या होगा, एंजाइटी फील होगा, टेंशन होगा, तो वो ज़्यादा सोशल चीज़ों में इन्वॉल्व नहीं होंगे। किसी भी चीज़ को करने के लिए लॉस ऑफ इंटरेस्ट होगा।
और फ्लैशबैक फियर, कोई चीज़ करेंगे तो उनको ऐसा लगेगा कि मुझे फियर है, मतलब चीज़ों को करने से उनको डर रहेगा, करने से पहले ही उनको ऐसा अपने आप में डर सा महसूस होने लगेगा। सोशल आइसोलेशन होगा, सोसाइटी में जाना वो पसंद नहीं करेंगे, अकेले रहना पसंद करेंगे। और हॉस्टिलिटी, अपने आप को अकेले रखते हैं ऐसे लोग जो एकदम सीवियर फॉर्म ऑफ एंजाइटी से सफ़र करते हैं। तो इसके लिए हम लोग डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन देखेंगे। तो ऐसे पर्सन जो PTSD हैं उनको डायग्नोसिस करने के लिए हमको सबसे फर्स्ट हमारे जो साइकेट्रिक में मोस्ट इम्पॉर्टेंट है क्या है, हिस्ट्री कलेक्शन। तो हिस्ट्री कलेक्शन में हमको क्या पूछना है, कुछ ऐसे इवेंट्स जिसके कारण उनको प्रॉब्लम हुआ है वो हमको हिस्ट्री में पूछना है। फिजिकल और साइकोलॉजिकल जो भी सिम्टम्स हैं, अभी हम लोगों ने जो सिम्टम्स देखे हैं उनमें हमको फाइंड आउट करना है कि कितने फिजिकल सिम्टम्स है और कितने साइकोलॉजिकल सिम्टम्स है जो पर्सन्स के में अवेलेबल है या उस टाइम जो हमको दिख रहा है वो चीज़ हमको असेस करना है। ऑब्जर्वेशन करना है पर्सन की एक्टिविटी को, उनके बिहेवियर को, उनकी सारी चीज़ों को हम ऑब्जर्व करेंगे। यदि पर्सन डिप्रेशन में चले गया है तो हमको डिप्रेशन का लेवल देखना है। और फिर जितने भी साइकोलॉजिकल मेथड्स हैं, मतलब हिस्ट्री कलेक्शन है, फिजिकल एग्जामिनेशन है और मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन है, मिनी मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन है, प्रोसेस रिकॉर्डिंग है, और जितने भी साइकोलॉजिकल मेथड्स हैं जो साइकेट्रिक प्रॉब्लम, जिसके थ्रू हम साइकेट्रिक प्रॉब्लम को फाइंड आउट कर सकते हैं, वो सारे मेथड्स हमको पर्सन के लिए यूज़ करना है। नेक्स्ट देखते हैं ट्रीटमेंट मतलब उपचार। उसमें हम लोगों का फर्स्ट आता है फार्मेकोथेरेपी, जिसमें SSRI सेलेक्टिव सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर्स एंटी डिप्रेसेंट मेडिकेशन है जो PTSD में देते हैं, जैसे कि सिटेलोप्राम है, फ्लोक्सामिन है। ट्राइसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट्स देते हैं। बीटा ब्लॉकर्स जैसे कि प्रोप्रेनोलॉल दिया जाता है। मूड, यदि उनके मूड में कोई प्रॉब्लम है तो लिथियम कार्बोनेट, कार्बामेज़ापिन ये सब देते हैं। बेंजोडाइजेपिन देते हैं, एंटी एंजाइटी ड्रग है। कन्वल्जन यदि आ रहा है तो एंटी कन्वल्जेंट ड्रग देते हैं जैसे कि क्लोनिडीन है। नेक्स्ट आते हैं हम साइकोथेरेपी में हमको क्या प्रोवाइड करना है, काउंसलिंग। जितना ज़्यादा हो सके हमको पर्सन को काउंसलिंग देना है जिससे कि वो अपने एंजाइटी को रिड्यूस कर सके, है ना, और उनके एंजाइटी को हमको रिड्यूस करने की टेक्निक्स बताना है। एक्सपोजर थेरेपी देना है, कोई प्रॉब्लम है या कोई अच्छा इवेंट है तो जितना ज़्यादा हो सके हमको उनको एक्सपोज करना है उन चीज़ों से, ताकि क्या करें वो चीज़ों से डरे ना और आगे आए, ठीक है। फिर कॉग्निटिव थेरेपी देना है। कॉग्निटिव थेरेपी में सभी थिंकिंग, इमोशन, कॉग्निशन, इंटेलिजेंस, परसेप्शन, लर्निंग, ये सारी चीज़ों का से रिलेटेड हम जो पर्सन में डेफिसिट है वो हम थेरेपी देंगे। रिलैक्सेशन थेरेपी देना है और इंटरपर्सनल साइकोथेरेपी देना है। उसके बाद आता है EMDR, जिसका मतलब होता है आई मूवमेंट डिसेंसिटाइजेशन एंड रिप्रोसेसिंग। ये एक ऐसा साइकोथेरेपी है जिसमें डिस्ट्रेस जब पर्सन के में होता है तो उस टाइम हम उसके डिस्ट्रेस को क्या करते हैं, एलिवेट करते हैं और जो उसका ट्रॉमेटिक मेमोरीज है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, बाहर लाने की कोशिश करते हैं और उसकी मेमोरी को ख़त्म करते हैं धीरे धीरे। नेक्स्ट आता है नर्सिंग मैनेजमेंट में क्या है, फर्स्ट है असेसमेंट में आता है पेशेंट को हमको क्या करना है, असिस्ट द पेशेंट पास्ट एक्सपोजर सिचुएशन एंड फ्लैशबैक, ठीक है। पास्ट एक्सपोजर में यदि मतलब पास्ट में यदि उनके पास जो चीज़ घटना घटित हुई है उनको क्या बोलते हैं, एक्सपोज करवाना है और फ्लैशबैक करना है। उसके बाद आता है फिजिकल मूवमेंट इन सिम्टम ऑफ पेशेंट एक्सपोजर अबाउट एनी इवेंट्स, ठीक है। पेशेंट को असिस्ट करना है उनके फिजिकल मूवमेंट्स और जो भी उस टाइम का सिम्टम्स हैं, ठीक है, और जो भी इवेंट्स उनको प्रॉब्लम हुआ है उन सारी चीज़ों को रिकॉल करके उनको असिस्ट करना है और फिजिकल मूवमेंट करवाना है। नेक्स्ट आता है हमारा नर्सिंग डायग्नोसिस में पोस्ट ट्रॉमा सिंड्रोम से रिलेटेड है और ग्रीवेंस, पर्सन को ज़्यादा ही दुखी रहता है या ज़्यादा ही एंजाइटी प्रॉब्लम होती है तो ग्रीफ में चला जाता है, जिसको हम लोग ग्रीवेंस बोलते हैं और ये कॉम्प्लिकेटेड होता है, ठीक है। तो हम लोगों को इरिटेबिलिटी और गिल्ट ये सब चीज़ों से हमको क्या करना है, पेशेंट को डायग्नोस करना है और ट्रीटमेंट करना है।
नेक्स्ट आता है नर्सिंग इंटरवेंशन, मतलब अब हम क्या क्या इंटरवेंशन देंगे एक पेशेंट को। सबसे पहले हम थेराप्यूटिक नर्स पेशेंट रिलेशनशिप इस्टेब्लिश करेंगे। दूसरा है काम क्वाइट और नॉन स्टिमुलेटिंग इन्वायरमेंट देंगे। तीसरा है पर्सन को कभी हम अकेले नहीं छोड़ेंगे, डू नॉट लीव द क्लाइंट अलोन। नेक्स्ट वन इज ऑब्जर्व द क्लाइंट फॉर सुसाइडल टेंडेंसी, आइडिएशन और थॉट्स। यदि पर्सन के मन में सुसाइडल टेंडेंसी है, ऐसा कोई आइडिया आ रहा है या ऐसा कोई थिंकिंग आ रहा है, तो हमको उसको ऑब्जर्व करना है ताकि वो डिप्रेशन में मत जाए और ये सारी चीज़ों को अटेम्प्ट ना कर सके। उसके बाद सिचुएशनल सपोर्ट प्रोवाइड करना है क्लाइंट को और उनके फैमिली मेम्बर्स को, और जितना ज़्यादा हो सके रिहेबिलिटेटिव केयर प्रोवाइड करना है और उनके फैमिली मेम्बर्स को और क्लाइंट को हमको सपोर्ट करना है रिहेबिलिटेशन प्रोसेस में। सो दिस ऑल आर अबाउट PTSD. थैंक यू।